जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक और अपनी ज़िंदगी से जुड़ा सच लेके आई हूँ। और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 166 में ये सुना होगा कि कैसे गंगा बिहार कॉलोनी के जो दीप तिवारी प्रॉपर्टी डीलर और राजकुमार लोगों से जो मेरा आपसी विवाद हुआ, जो मुझे इंसाफ लेने के लिए और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे जाना पड़ा कोर्ट। जब मुझे सप्तऋषि चौकी की पुलिस विभाग ने कुछ नेता और पार्षद और दबंग गुंडा राज साधु ग्रुप के दबाव में आकर के पुलिस विभाग ने मेरी नहीं की मदद, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा कोर्ट इन लोगों को लेकर के। अब आपने लास्ट वीडियो सुनी होगी तो किस किस लोगों की इन्होंने धमकियां दी थी। और मेरी सास रूमा बेरी, कोठा नंबर 11 की मालिक, उसने किस तरह से मुझे कोर्ट केस लेने के लिए मजबूर किया, वापस लेने के लिए, ठीक है, वापस लेने के लिए मजबूर किया। और मेरे मना करने पर जब उसने जेलस के कारण मेरे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बिठाई या फिर उसने असलियत खोली, ये वही जानती है। आज एक सच और इसी से जुड़ा हुआ है दीप तिवारी जी से। जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारे हरिद्वार के माननीय मदन कौशिक बड़े भाई जी, विधायक जी, उन तक की मुझे एक पहुंच दिखाई गई। विदित पार्षद और अन्य सदस्यों के साथ बीजेपी की टीम आई और इनसे चाहे वो पर्सनली मिलने आई, लेकिन मुझे ये दिखाया जा रहा था कि हमारी विधायक से भी है, जिससे कि मैं भ्रमित हो जाऊं, कंफ्यूज हो जाऊं कि ये कांग्रेस से है या ओम प्रकाश अंकल जी से सेटिंग है इनकी, या फिर विधायक जी से है। तो कुछ समझ नहीं आया और कंफ्यूजन वाली बात इन्होंने मेरे दिमाग में सेट करनी चाहिए। लेकिन असली में तो ये पता चला ये तो बिन पैंदे के लोटे हैं, सबकी चाट लेते हैं, जहां अपना काम बनता है वहीं चाट लेते हैं। तो इसी चक्कर में इन्होंने अपना मतलब सीधा करने के लिए मुझे धमकी दी थी अजय भट्ट सांसद की भी। लास्ट वीडियो आपने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वो जाकर के सुने, पार्ट 166। अजय सांसद, एक वो आंटी जी हैं पूनम झा आंटी जी, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी भी धमकी इन्होंने दी थी मुझे। ये मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मैं सच बता दूं कि आप बड़े बड़े लोगों के नाम पर ये चिल्लर पार्टियां किस तरह से हमारे जैसे लोगों को धमकाती हैं, गुंडागर्दी करती है, हम पे दबाव बनाती है, ताकि हम इनके ही गलत कामों में, जो ये गलत काम करते आते हैं, बदतमीजी, गुंडाराज, माफिया टाइप का, औरतों को पीटना, ठीक है, आचरण पे दाग लगाना, दूसरों का हक छीनना, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश प्लानिंग देना और फिर खुद ही लड़कर के दूसरों पे एलिगेशन लगा देना कि सामने वाला लड़ता है। इसलिए इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं अपने ग्रुप में कि जब हम इसी तरह परेशान करेंगे तो ये अपनी जान सुरक्षा के लिए या तो ये हमारी जैसी बनेगी या फिर इसका हम सब कुछ छीन करके खा लेंगे। ये इनका उद्देश्य बनता आया है। और फिर अब आपको एक और सच और बताऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ एक और हरकत क्या करी थी। इससे पहले ये तो जान लीजिए मैं कौन। मैं ईशा बेरी, पत्नी सचिन बेरी, पुत्री सर्वेश्वर कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हरिद्वार का गुंडा राज मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपके बीच में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे कोई सुनना ही नहीं चाहता था। कोई पुलिस विभाग, कोई वकील, कोई मेरे रिश्तेदार, कोई नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि मेरा इन्होंने एक प्रमाणिक पत्र बना रखा है कि मुझे सीजोफ्रेनिया की बीमारी है। और इन्होंने सारी चाल खेली और उसको साबित करने के लिए आज मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा। मैं हर किसी सदस्य को तो नहीं जानती और हर किसी सदस्य के घर में मैं जाना पसंद भी नहीं करती, और ना ही मुझे अपने आप को
निर्दोष साबित करना था। मैं जैसी थी मुझे पता था कि मेरे ईश्वर को कि मैं कैसी हूँ। लेकिन जब मेरी जिंदगी पे आग पड़ी, जब मेरी गर्दन पे छुरी आ पड़ी, जो मेरे पे इतने गंदे आरोप लग गए, यहाँ तक कि मेरी इन्होंने वीडियो तक बना रखी है और ये तक कह रखा है कि मैं देह व्यापार में शामिल हूँ इन्हीं लोगों के साथ, ठीक है। और देशद्रोहियों में भी मेरे कहीं ना कहीं इन्होंने नाम चढ़ाए हैं, कहीं गैंगस्टारों में भी चढ़वाए हैं। पुलिस की मिली भगत, सब राज खोला जाएगा धीरे धीरे करके। तो आज एक और सच लेके आई हूँ। जब माननीय मदन कौशिक जी के बाद मैंने बताया था कि खड़खड़ के वाल्मीकि की बस्ती के भी लोग मुझे डराने धमकाने और वो अपनी साइलेंट एक्टिविटी से मुझे ये दिखा रहे थे कि तू तिवारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो मैं चुप रही। और उसके बाद अब आगे चली, फिर इन्होंने क्या करा, इनके यहाँ रेंट पे आई थी एक रेखा किराएदार, जो अब दुनिया में नहीं है। एक रेखा किराएदार आई थी, बिहार से बिलोंग करती थी वो, और वो इनके यहाँ रेंट पे जब आई तो 2-3 दिन बाद कोई बिहारियों की जो पूजा होती है, सूर्य भगवान की जो 3 दिन की पूजा होती है, उसका उसने व्रत किया था। उसका प्रसाद वो मेरे घर में देने आई। देखो अभी इनके रेंट पे आई, नीचे वाले रूम में रही, और जिसमें कि तिवारी औरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुझे प्रसाद देने आई 3री मंजिल पे ऊपर चढ़ के, कि मैं तिवारी जी के यहाँ रेंट पे आई हूँ, हमारी सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो ये प्रसाद ले लीजिए। हमने भी ले लिया, प्रसाद का मान किया, प्रसाद कौन मना करता है, हमने भी ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। हमने भी उनको बिठाया, 2 मिनट की बैठो चाय नाश्ता ले लो, उन्होंने कहा नहीं तुम ये प्रसाद ले लो, मैं जा रही हूँ और मैं तिवारी जी के यहाँ रेंट पे आई हूँ और आना बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके थैंक यू, आपने प्रसाद दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब कोई आमने सामने बाहर खड़ा होता है, बालकनी में खड़ा होता है, या नीचे में अपने डॉग घुमाती थी, तो वहाँ पर इनकी बोलचाल हमारी धीरे धीरे चालू हुई। आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, तुम अकेली रहती हो, तुम्हारी सास नहीं रहती, ये उनके कहने थे रेखा किराएदार के। धीरे धीरे बात मैंने करनी शुरू करी, और ये बात ना तो मैं उनके रूम के अंदर गई क्योंकि वो तिवारी जी का मकान था, मैं तो पैर रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने भी उसको कभी ये नहीं कहा कि तू मेरे घर पे आ और मेरे साथ गप्पे लड़ा, पार्टियां कर, किटी पार्टी कर। मैंने कुछ उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है इतना बाहर मिले, राम राम जी कैसे हो, तुम्हारे जो मिली डॉगी तो बहुत सुंदर लगते हैं, तुम उन्हें खाना बना लिया, जैसे एक बाहर मिलने पे लोग बातें छेड़ देते हैं, नॉर्मली बात उन्हें ऐसी छेड़नी शुरू करी। 1-2 दिन मुझे लगा शायद वो 1 महीने या 1.5 महीने का कुछ ऐसा किराया के लिए कुछ उनकी आपस में बात हो रही थी, तो बोली मुझे तो कि हमारा किराया 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये तिवारी जी लड़ते हैं, या इसने ऐसी कुछ बातें करी। मैंने कहा देखो आपका मालिक है, आप जानो, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मेरा कोई रिश्तेदार है तिवारी। तो इसने ये बोला मुझे कि मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हम आ तो गए इधर यहाँ से, लेकिन ना ये बड़े गंदे मकान मालिक मिले, तो आप अपना रूम रेंट पे हमें दे दोगी। मैंने कहा नहीं मैं अभी रूम रेंट पे नहीं दूंगी, मेरा एक रूम रेंट तो चढ़ा हुआ था बीच वाला फ्लोर, पर मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं दूंगी। लगभग कोरोना खत्म ही हुआ था, ठीक है, तो मैंने कहा जब वो लगभग कोरोना ही खत्म हुआ है और अभी तो मैंने घर की एक तरह से फिनिशिंग ही समझ लो, पता नहीं अभी कोरोना प्रॉपर ठीक हुआ नहीं हुआ, मैं अभी नए बंदे अपने घर में नहीं रखना चाहती, तो मेरे जो पुराने रह रहे हैं वो पुराने ही रहेंगे अभी किराएदार। नहीं आपका तो नीचे वाला भी खाली है, ऊपर वाला भी खाली है। मैंने कहा होने दो, लेकिन मैं अभी आपको रेंट पे नहीं दूंगी, और अगर देना भी चाहेगा तो मैं तब भी नहीं दूंगी, क्योंकि कई तिवारी जी को गलत फहमी हो जाए कि हमारे किराएदार को ये पटा करके ले गई अपने पास। मैं ऐसी हरकत नहीं करती जो तिवारी का परिवार करता है। कोई भी अगर नुक्कड़ पे मकान पूछता था ना कोई रेंटर की, यहाँ पे कोई किराए पे खाली है, तो ये तिवारी जी की तो सबसे पहले भांजी मारते थे, और इसकी बीवी भी। नहीं 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 नहीं, जाए भला भी अपने पास भी इनका फुल हो रखा है, लेकिन हमारा अगर पूरा मकान भी खाली है, नहीं नहीं इनके यहाँ नहीं जाना, ये तो बेकार है, ये तो वेश्या है,
क्यों तिवारी जी की बीवी? बहुत तुमने जो मेरे पे आरोप लगाए ना कि मैं वेश्या हूँ, मैं वेश्या हूँ, मैं वेश्या हूँ, जो असली में वेश्या थी, जो तुम्हारे साथ बैठती थी, मेरी सास रूमा बेरी, ठीक है, जिनके घर तुम राहुल बेरी जी की शराबें पीते थे फ्री की, मुफ्त की, तुम उनको तो कभी नहीं बोले पुलिस के आगे। तुम एक निर्दोष लड़की को बोल रहे हो, पता कर लेना जो तुम्हारी बरादरियों में जिन लोगों को देवता खेले जाते हैं, जिनके ऊपर माताएं आती है ना, तो उनके बारे में जरा वहां बैठ करके जरा दरबार में बैठ के पूछ लेना मेरे बारे में। और जब पता लगेगा कि तुमने मेरे लिए जो गंद बोला है ना, तो तुम्हारी भरपाई कैसे होगी वो भी बता देंगे वो, ठीक है। देवता खेलते तो सब चीज सच बता देते, तो मेरी फोटो लेके जाना और तो मेरा गोत्र भी ले जाना, ठीक है, मेरा सब कुछ खानदान का पता एड्रेस सब ले जाना, पता कर लेना मेरे बारे में। फिर तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तुम्हारे तो बहुत अच्छे अच्छे भगवान खेलते हैं, मैंने सुना है कि देवता खेलते हैं, महाकाली खेलती हैं, तो आप उनसे पता कर लेना। मुझे सिर्फ एक सुकून था कि मैं आप लोगों का कभी बुरा नहीं किया, मैं इसलिए खुश रहती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि इतना कुछ कैसे झेल लेती फिर भी तो खुश रहती है। मैं क्या सुकून, उन्होंने कहा कैसा सुकून, इतना तो टेंशन दे रखी लोगों ने तुझे। पता है क्या सुकून? क्योंकि मैंने किसी के हराम का नहीं खाया, क्योंकि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी का हक नहीं छीना। ईश्वर को जवाब तो दूंगी कि मैंने लुटाया ही है, मुझसे छीना ही गया है, चाहे वो मेरा मान सम्मान हो, चाहे वो मेरा पैसा हो, चाहे मेरी प्रॉपर्टी हो, चाहे मेरी बेटी हिमानी हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मम्मी हो, सब छीना ही तो गया है। मैंने किसका छीना है? मेरे पास कोई हिसाब नहीं है किसी का। कम से कम एक सुकून से तो रहती हूँ कि सब कुछ गवाया ही है, लिया नहीं। तो हम रेखा की बात कर रहे थे, तो रेखा ने मुझे बोला कि रूम खाली होगा तो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। ऐसी नॉर्मल बात चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे कहा कि भाई आप तो हमें बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा धन्यवाद आपका। बोली पर ये जो हमारी मकान मालिक और ये लोग हैं ना बड़े, और ये बराबर वाली, ये दोनों इतनी बुराई करते हैं आपकी, इतनी गंदगी खिल्ली उड़ाते हैं कि तुम तो गंदी हो, इससे मत बोला करो, तुम वेश्या का काम करती हो, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, सामने वाली से बोलने का मतलब क्या है। कह रही मैं शाम को इनके साथ ऊपर बैठी थी तो तुम्हारे लिए बड़ा गंद बोल रहे थे ये, और इसका पति, इसकी बेटी, कि तो गंदे लोग हैं, ये तो धंधा कराते हैं। कह रही मुझे तो आप कहीं से भी नहीं लगती, आप तो पढ़ी लिखी लगती हो। मैंने कहा क्यों, पढ़े लिखे धंधा नहीं कर सकते? ये लैंग्वेज थी मेरी। मैंने कहा क्यों, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं धंधा नहीं कर सकती? तो कह रही नहीं, तो इसकी बीवी बोल रही थी कि तो धंधा करती है और इस तरह से ये गंदी है, और इसने अपनी माँ को भी मारा है जान से, ठीक है, इसके ऊपर तो पुलिस केस हो गया था। क्यों तिवारी जी की बीवी? मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आप मेरी तरफ से एक न्योता दे देना, जब ये दोबारा आपको बोलेगी कि अगर मैं धंधा करती हूँ तो तूने और मुझे तिवारी जी को साथ पकड़ा था क्या है, और पकड़ा था तो फिर जलील कर और खुले जूते मार निकाल गए, मुझे भी और तिवारी को भी। कह रही नहीं नहीं लड़ाई बच जाएगी, ये तो बड़ी हराम है, जरा सा किराया, मेरा पूरा डेट फिक्स पूरी हो जाती है ना तो अगले दिन ही आ जाती है किराया मांगने। मैं कहा अच्छी बात है, किराया देना भी चाहिए, क्योंकि देखो मकान मालिक ने अपनी अपनी मेहनत की कमाई लगा करके अगर मकान बनाया है तो किराया मांगना गलत नहीं है। मैंने उसको ये बोला था, राइट। लेकिन इसने मुझे ऐसे भड़काया, और उसके बाद वो नॉर्मली, मैंने कहा ना मैंने उसके घर नहीं गई और मैंने उसको अपने घर नहीं बिठाया था, क्योंकि उसकी मंशा थी कि वो मेरे घर तक बैठे और मुझे इनकी बातें बताई। जब उसने मेरी बातें बताई यही तिवारी जी की सारी बातें, तो इसने सोचा कि जाके लड़ेगी। देख ये प्लान भी वहीं से कहाँ से पता चला कि कैसे हुआ, सुनो। तो यहाँ पे इनको ये लगा हमने तो भड़का दिया तिवारी, और इसके लिए ये लड़ने नहीं गई, क्योंकि मैं ना ये छिचोरी टपड़ी आदतें नहीं करती। मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुंह तुम्हारा है, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने मुंह से तुम मेरे लिए गंदगी बोल रहे हो, झूठे अफवाह फैला रहे हो या सच भी फैला रहे हो, जो भी कर रहे हो वो तुम अपने लिए अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ना कि मेरे लिए। मेरे तो रिलीज हो रहे हैं, जितने तुम मेरे लिए गंद फैलाओगे उतना ही तो कष्ट तुम्हारे को प्रभु देगा। कर्मा तो तुम्हारे लिए बन रहा, मेरे लिए नहीं बन रहा। कर तो तुम रहे हो अपनी जुबान से, अपनी मानसिक स्थिति से, ठीक है, ये कर तो तुम रहे हो, मेरे को तो नहीं कोई सहित पड़ रहा, मैंने तो नहीं तुम्हारे को लिए कुछ गलत बोया। अब वो मेरे को जब भड़का के चली गई तो मैं भड़की नहीं, और मैंने नॉर्मली रिएक्ट करा, ये हो गया। अगले दिन भी फिर मिली, हाय हेलो कैसे हो, क्या बना लिया, इस टाइप से नॉर्मल बात हुई। अब इन्होंने देखा कि जब हमने इसको भड़काया तो ये ऊपर क्यों नहीं आई लड़ने। तिवारी जी की बीवी और इनका प्लान था, मेरी सास का भी था, क्योंकि रेखा किराएदार ने जब मुझे बताया उस वक्त तो मुझे लगा कि ये सच में मुझे उनकी रियल में बात बता रही है।
लेकिन जब एक दिन कुछ बात हुई तो मैंने ये ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उन दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बिस्तर पे पड़ने वाली स्टेज, उन दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे दवाई लेकर के रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी था। मेरे को दिन में भी लेटना ज़रूरी था। जो मेरे घर का मुखबर आचार्य निर्मल उर्फ सुखदेव शर्मा, एक एक मेरे घर की बात इसे पता था। इसने हमारे सास को बताई। सास ने कहा इसे तो मैं दिन में भी नहीं सोने दूंगी। अब दिन में कैसे नहीं सोने दूंगी कि दिन में दवाई लेती है, इसको दिन में भी जगाना है। क्यों माँ, जल्दी मरेगी जब सोएगी नहीं, रेस्ट नहीं लेगी। तो जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम में परेशान होते हैं, हमें बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हमारे टॉक्सिस बढ़ने के बाद हमें कैंसर का रूप भी दे देते हैं, ऑर्गन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो डेथ हो जाती है जल्दी। तो मुझे मारने का तो प्लान आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि मेरे पिताजी की संपत्ति को हड़पना था, और मेरी बहन की भी ज़िंदगी ख़त्म करके उसे भी एंड में मार देना था, जैसे इन्होंने मेरी माँ को मारा। लेकिन उस वक्त इसने क्या खेल खेला कि दोपहर के 2 बजे ट्यूशन पढ़ाने लगी। 2 बजे से लेकर ये 5 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने लगी। और ट्यूशन कहाँ पढ़ाती थी? बिल्कुल मेन गेट पर चटाई बिछाकर वहीं पर ही बच्चों का आतंकी मचा रखी थी। गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगी थी, और जोर जोर से बोलने लगी, ई ऊ ए फॉर एप्पल, ठीक है, हंसी खिल्ली, जोर जोर से हंसना। और क्या ना बोलते हैं, जो पोयम बच्चों को सिखाते हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी सीट न मिली। तो इस तरह से ये आए दिन शोर मचाने लगी। मुझे रेस्ट मिल नहीं रहा था। मुझे जब रेस्ट नहीं मिला, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक तो तिवारी के दूसरे भी किराएदार शोर मचाते थे। जो ओम प्रकाश जगदम्बनी अंकल के घर में जो लड़कियां, अंजलि लड़की, ये सब इनका परिवार अंकल के सर्वेंट का काम करते हैं वहाँ पर। इन लोगों ने भी रात के 2-2, ढाई बजे तक चिल्लम चिल्लियाँ मचा रखी थी। ना मैं रात को रेस्ट ले पाती थी, और ना मैं दिन में इस रेखा की वजह से रेस्ट ले पाती थी। तो एक दिन जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं सीढ़ियों से अपनी नीचे गई, 3री मंजिल तक, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक गई, और मैंने इसको उस टाइम पर बोला कि एक्सक्यूज़ मी। बोली कि हाँ जी बोलो। मैंने कहा कि तुम अपना ट्यूशन का टाइम चेंज कर लो, 2 से 5 पढ़ा रही हो, तो थोड़ा तुम शाम को 5 से 6 बजे का कर लो, या फिर सुबह का कर लो। कह रही क्यों, क्या दिक्कत है? ऐसे बोली। मैंने कहा दिक्कत मुझे ये है कि मुझे ये दिक्कत है कि मुझे रेस्ट करना होता है, मेरी दवाई का टाइम होता है, मुझे एम्स के डॉक्टर ने बोला है कि दिन में भी 2-3 घंटा मुझे रेस्ट करना है, जो मेरी रेस्ट का टाइम होता है 2 से 3, 4, 5। तो उस वक्त आप इतनी जोर जोर से ट्यूशन पढ़ाती हो, या तो आप थोड़ा सा अपनी स्पीकिंग को धीरे कर लो। तो इसने कहा धीरे तो नहीं होती, एकदम ऐसे बोली है कि धीरे तो होती नहीं। तो मैंने कहा तुम भी टीचर, और वो मैडम बिमला मैडम भी टीचर, बिमला मैडम भी ट्यूशन पढ़ाती है और तुम भी ट्यूशन पढ़ाते हो। बिमला मैडम का टाइम है शाम को 4 से 6, और तुम्हारा है 2 से 5। और उसके बाद बिमला मैडम की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है कि वो बच्चों को कितना पढ़ा रही है या मार रही है। मैं कहा तुमने तो इतनी आतंकी मचा दी, पढ़ाने की बजाय तुम तो बच्चों के साथ खिल्लियाँ उड़ाती हो। तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया, तुम्हारे पापा कहाँ से लाए हैं, ये चीज़ कहाँ से आई है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुमने समोसे क्यों नहीं खाए। मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी बात 3री मंजिल से सुन रही हूँ, ठीक है, 3री मंजिल। मैंने वीडियो भी बना रखी है इस औरत की कि 3री मंजिल पे मेरा घर था, 4थी मंजिल पे छत पे भी जाके मैंने इसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करी, वीडियो पे लाइव, कि देखो किस तरह से चिल्लड़ गुंडागर्दी कर रही है। मैंने इसको प्यार से बोला, मैंने कहा बाकी आपकी मर्जी, देखो मेरे को रेस्ट आप लेने दोगी, आप एक अच्छी पड़ोसी की तरह आई हो, तो क्यों ना हम मिलकर के देंगे। बोले हमसे नहीं होता, जब टीचर चिल्ला के बात नहीं करेगा तो कहाँ से भी बच्चे डरेंगे, इसने ये बोला। तो मैंने कहा तुम बच्चों को पढ़ा रही हो या डरा रही हो? तो कह रही हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारा तो मुंह ही ऐसा है, हमारा तो पति भी कहता है हम ऐसे ही बोलते हैं। मैं कहा पति से बात करी, पति इतना डरपोक किसका, ठीक है। और पति से बात, पति ने सीधा प्यार से बोला ठीक है मैं समझा दूंगा। मैंने कहा टेक लो, आप किसी को परेशान कर रहे हो तो कल आपको भी मुसीबत आ सकती है। आप एक किराएदार हो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसी भी तो बन गए हो हमारे, आप इस तरह से परेशानी कर रहे हो। तो जब इसके पति ने इससे जाके बात करी कि इस तरह से सामने वाली भाभी की तबीयत खराब है और तुम जरा आराम से बात किया करो, वो भी तुम्हारा कौन सा ये टाइम हो जाता है 2 से 5 बजे का, तो तुम वो कह तो रही है कि शाम को मैं नहीं सोती हूँ, तो तुम शाम के 5 बजे के करीब ट्यूशन पढ़ा लो। तब इन दोनों में आपस में कोई आर्गुमेंट्स हुए मेरी अनुपस्थिति में, पति पत्नी के बीच। तो इसको जब चिड़न हुई तो मैं अगले दिन मंदिर से आ रही थी, जो गंगा विहार कॉलोनी में बालाजी का मंदिर है। मैं सुबह वहाँ माथा टेकने जाती थी जिससे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और तब मैं वहाँ से जब मंदिर से आ रही थी, तो जब मैं वापस मंदिर से आ रही थी तो इसने ग्रुप ऑफ गैंग बनाई, दीप तिवारी की बीवी, इसकी बेटी मेघा तिवारी, टिन्नी, निधि और वंदना भाभी, और इन्होंने, और ये रेखा,
ठीक है, और रेखा की लड़की थी। इन्होंने मुझे तिवारन जी नहीं, वो कैसे बोला था, मुझे वो दिन आज भी यहाँ सेट है। जब मैं मंदिर से अपनी प्लेट लेके चुपचाप आ रही थी तो इन्होंने मुझे ऐसे आवाज दी, दीप तिवारी की बीवी ने, ए इधर आ। मैं बड़े प्यार से इनके पास गई, मैंने कहा हाँ जी बताओ, क्या कह रही थी तू इसको कल, बता तू कल क्या कह रही थी हमारे किराएदार को, है ट्यूशन ना पढ़ाया करो, तू तो अनपढ़ है, तू पढ़ी लिखी होती तो तू ना ट्यूशन पढ़ाती है, फालतू में हमारे किराएदारों के पीछे पड़ी रहती है, जीना आराम कर रखा तूने तो हमारा, ये वो उल्टा सीधा खूब सारी ये औरतें लड़ी, इनकी वीडियो है। क्योंकि उस वक्त जब ये मेरे ऊपर सब पांचों की पांचों बरस गई थी तो मेरे पति सचिन पेरी ने वीडियो बना ली थी इनकी। मैं ऊपर गई और मैं रोने लगी, मेरे पति से बात हुई, मैंने कहा इन लोगों ने ऐसा ड्रामा कर रखा, मैं तो मंदिर से आ रही थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसको तो कहना ही आफत बच गया। मेरे पति ने भी बोला कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये औरत हराम है जो ये आई है इसके किराए पे। तो उसके बाद मैं चुप हुई, मैंने तुरंत तिवारी जी को फ़ोन किया था, आया होगा याद तिवारी जी को मैं फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आपसे बात करनी है, आप कहाँ हो? बोला मैं तो लॉज पे हूँ अपने। मैंने कहा आप शाम को जब आओगे तो आज एक हमारे जहाँ भी आप कहते हो वहाँ एक मीटिंग कर लेते हैं और इनसे अपनी बीवी से अपने बच्चों से इन सबसे पूछ रहा ये मुझसे क्या चाहते हैं। तो तिवारी जी ने भी बदतमीजी से मुझसे बात करी कि हर समय देखो हमारे किराएदारों को देखकर जलती रहती है, तूने तो जीना हराम कर रखा हमारा, फालतू में ना तो यहाँ से मरती है ना तो यहाँ से जाती है, क्यों तिवारी जी कहा था ना आपने मुझे। उसके बाद तिवारी ने अपनी बीवी को जाके बताई होगी बात कि ऐसे ऐसे ईशा का फ़ोन आया है तो बात करने के लिए कह रही है। तब तिवारन जी बाहर बालकनी में आ गई थी और ये बोलने लगी जोर जोर से कि हमारे को क्या समझ रही है ये, है हाँ हमसे बात करेगी, औकात है इसकी हमसे बात करेगी, हाँ ये एक वेश्या हमारे से बोनी, ये बोनी है 1.5 पसली है, कुछ है नहीं, यूँ पकड़ के से तो यूँ तोड़ दो डंडी की तरह, ना आगे से इसके ना पीछे से, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई। बोला था ना सब वीडियो है मेरे पास तुम लोगों की, मैंने तुम लोगों को बिना कारण बर्दाश्त किया। हो क्या तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी सास हो, मेरे ससुराल वाले हो क्या? सिर्फ तुम मुझे मारना चाहते थे मिल करके, ठीक है। मेरी सास को अपना लड़का मिल जाता, विद्या को एक पति मिल जाता। जी हाँ, ये विद्या तलाकशुदा लड़की थी, ये मेरे पति से शादी करवाने के चक्कर में वंदना भाभी मुझे इतना टॉर्चर करती थी कि मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे पति की शादी विद्या से हो जाए, ये इन्होंने प्लान रचा। और दीप तिवारी प्रॉपर्टी डीलर को तो 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल जाती और वो हमारा मकान बेच देते। फिर वो रेखा बोली कि देख तू हमसे मत उलझना, तुझे नहीं है पता मैं कहाँ से आई हूँ, मैं पूनम झा के घर से आई हूँ। अब पूनम आंटी को पता होना चाहिए क्या सच में एक रेखा किराएदार आपके घर में रहती थी या नहीं रहती थी, या मुझे झूठ बोला गया, या आपके नाम की धमकी दी गई, या क्या ये प्लान था, क्या ये दीप तिवारी का प्लान था कि पूनम झा आंटी का नाम मेरी नजरों में डाल दिया जाए, या मेरी सास की प्लानिंग थी कि पूनम झा आंटी को बदनाम किया जाए। आखिर क्या है सच और क्या है राज, ये आप लोग प्रशासन देखे और सच क्या है इसको सर्च करे। तो रेखा और किराएदार ने भी मुझे ऐसी धमकी दी कि तुम्हें नहीं पता हम तो कई साल से पूनम झा के किराए पे रहते थे, अगर मैंने उनको फोन कर दिया ना क्योंकि वो तो हमारी घर की है तो तुम जिंदा नहीं दिखोगी। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। तब तक मैं पूनम झा आंटी को जानती ही नहीं थी, धीरज की शादी तो बाद में हुई ना। मैं कहा है कौन ये पूनम झा आंटी, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे ऐसी बदतमीजी करवाई। उसके बाद मैं चुप हो गई और मैं खूब रोई, मैं इतना रोई, मैं इतनी तड़प के रोई ना भगवान के आगे। पता क्या हुआ फिर, क्या करा मेरे महादेव ने, दुनिया से ही ले लिया उसको, दुनिया से ही चली गई। अब मैंने कहा था कि तू मेरी आत्मा को कष्ट दे रही है ना, जैसे मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, अनाथ की तरह जीती हूँ, तेरे बच्चे ना अनाथ हो जाए ना तब बताइयो शिव भक्त की जुबान कह रही चल चल आगे निकल। आई बड़ी जरा सी मकान मक्का घमंड है इसको, अपना जो मकान बना रखा है इसने, पता नहीं क्या करके इसने इकट्ठा करा है। ये लैंग्वेज थी रेखा किराएदार की। अब मैं तिवारी जी से पूछूं, अगर मैं एक वेश्यागृती करके मैं ये प्रॉपर्टी बनाती हूँ तो तुम्हारे पास तो मेरे से भी ज्यादा है, तो क्या तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारा तो गैस लॉज में भी छापे पड़ते हैं देह व्यापार के। तो एक लड़की के पिता हो तिवारी जी, शर्म किया करो। कहते हैं हमारे पापा कहते थे जब इसको बेटी दे देना तो उसके बाप की नीयत ना साफ होनी चाहिए, क्योंकि बाप एक सम्मान होता है बेटी के लिए। तुमने तो अपने बच्चों का ही सम्मान खराब कर दिया। तुम एक दूसरे की बेटी के लिए इतना गंद बोलते हो और किराएदारों से भी बुलवाते हो ताकि मैं लड़ूं। मेरी आदत लड़ने की नहीं है, तुम मेरे साथ बुरा सा बुरा करते चले जाओ, कर लो,
मैं चुप रहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि मैंने अपना न्याय और अपना जवाब उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। और जब मैं रोई थी ना, तो आज तुम्हारे बीच में वो रेखा है ही नहीं। और फिर उसी की बेटी के साथ गंगा विहार में कुछ अश्लील हरकत भी हो रही थी। आपने 2-3 साल पहले सुना होगा कि रेखा की लड़की के पीछे कोई टपड़ी टाइप के लड़के लग गए थे गलत हरकत करने के से, और उस लड़की की पिटाई भी करी थी, पुलिस भी आई थी। मामला तुम्हारे जहन में है ये। तो शिव भक्त को जब तुम दर्द दोगे ना, तुम देखना तुम लोगों का विनाश कैसे होगा। मैंने तुम्हारी एक एक हरकत बर्दाश्त की जिसमें कि मैंने कभी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक जलन और प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में तुम इतनी नीच हद तक गिर जाओगे, ये नहीं पता था। तिवारी जी, मैंने तो ये सुना था जब कोई किसी को तंग करता है ना बिना बात पे, भगवान तो देता ही है उसे कष्ट, लेकिन अपने माँ बाप की औकात पता लग जाती है कि कौन से नाले में परवरिश हुई है। ठीक है, बच्चों के संस्कारों से पता लग जाता है कि उसके माँ बाप कौन से नाले में पड़े हुए थे, गटर के कीड़ों की तरह, जो ऐसी औलादों को संस्कार दिए कि जाओ दूसरे की बहू बेटियों को तंग करो। ये भी एक सच था आपके बीच। और मेरे को किन किन लोगों ने कैसे कैसे परेशान किया, मुझे जान से ख़त्म करने के लिए और मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए और मुझे झूठा बदनाम करने के लिए, मुझे पागल घोषित करने के लिए और अपने आप को सही बताने के लिए और मेरी बराबरी ना करने के लिए इन्होंने क्या क्या साजिश रची, किन किन लोगों ने सची। आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं समय समय पर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से जुड़ा सच बताती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ऐसे घटिया लोग भी समाज में रहते हैं, जिनकी वजह से कि कुछ शरीफ लोग अपना भी आत्महत्या करके मर जाते हैं। धन्यवाद।